अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोगों ने पढ़ना है मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और दूसरे नंबर पे पढ़ना है पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल। तो जो मायोकार्डियल जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, यानी कि जो हार्ट का जो मसल है उसका एक्शन पोटेंशियल क्या है, ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ है वो पेस मेकर यानी जो एस ए नोड ए बी नोड है ना, उनका क्या है। अच्छा, जो फ़ेज़ ज़ीरो होता है ना, उसमें क्या होता है कि रैपिड अप स्ट्रोक आता है, ठीक है। ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो एक स्ट्रेट ऊपर लाइन गई है ये फ़ेज़ ज़ीरो है, ठीक है। दैट इज़ रैपिड अप स्ट्रोक और यही डीपोलराइजेशन होती है मसल की, ठीक है। जो हार्ट का मसल होता है ना, हम उसकी बात करें कि उसमें कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो पहला फ़ेज़ ज़ीरो डीपोलराइजेशन होगी, ठीक है। उसमें हमेशा हमें पता है कि जब भी डीपोलराइजेशन होती है, सोडियम चैनल जो है ना वो ओपन होते हैं और वो अंदर आता है सोडियम, ठीक है। तो इस वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। फिर आ जाता है फ़ेज़ वन। फ़ेज़ वन में क्या होता है, इनिशियली रीपोलराइजेशन होती है। इनिशियल रिपोलराइजेशन का क्या मतलब है कि देयर इज़ इनएक्टिवेशन ऑफ द वोल्टेज सोडियम चैनल जो ऊपर खुले हुए थे, ठीक है। और अब जो है ना पोटाशियम खुल गए हैं, ठीक है। पोटाशियम चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो चुके हैं इनिशियल रिपोलराइजेशन में। ये छोटा सा जो डिनोट किया हुआ है फ़ेज़ वन, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास फ़ेज़ टू आता है, थोड़ा सा प्लेट्यू फ़ेज़ आएगा। उसमें क्या आता है, प्लेट्यू का मतलब होता है ये एक जो है ना कर्व में स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। ये कब आती है, जब आपके पास कैल्शियम अंदर आता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। हमारे पास एमसीक्यू है हमारे पास के ये देखिए, ये एमसीक्यू है क्या कि जो फ़ेज़ टू होता है ना वो प्लेट्यू फ़ेज़ बनाता है और वो किस वजह से होता है, वो कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि इसमें मैंने बताया कैल्शियम अंदर आएगा, ठीक है। जो कैल्शियम जितना अंदर आता है ना वो बैलेंस कर देता है पोटाशियम जितना बाहर जा रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम इनफ्लक्स इज इक्वल टू पोटाशियम ई फ्लक्स, जिसकी वजह से बेसिकली ये प्लेट्यू फेज जनरेट होता है, ठीक है। इसकी रीज़न भी बता दी कैसे जनरेट होता है। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम इनफ्लक्स एमसीक्यू इसका, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ कि आपके पास जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है ना अंदर की तरफ, ठीक है, वो क्या करता है, ज़ाहिर है कैल्शियम अंदर आएगा तो वो कैल्शियम रिलीज़ कराएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जिसमें स्टोर हुई थी, ठीक है। और फिर जब कैल्शियम हमेशा क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है मसल्स की, तो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होती है। तो ये फ़ेज़ टू इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ़ेज़ थ्री आ जाता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं फ़ेज़ थ्री उधर से, ये अब वो पहले इनिशियल रिपोलराइजेशन थी ना फ़ेज़ वन में, तो थोड़ा सा नीचे गया था, फिर प्लेट्यू आया था। उसके बाद अब रैपिडली रिपोलराइजेशन होगी, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए पूरा का पूरा जो है ना ग्राफ वापस नीचे की तरफ जा रहा है, विच इज़ बेसिकली फ़ेज़ थ्री। और उसमें क्या होता है कि पहले तो ज़रा पोटाशियम चैनल सिर्फ खुले थे ना थोड़ा सा इनिशियली जब डिपोलराइज हो रहा था। अब ना पोटाशियम चैनल खुल के ज़्यादा सारा पोटाशियम बाहर चला गया। पोटाशियम ई फ्लक्स हमेशा होता है ना रिपोलराइजेशन, वैसे ही रिपोलराइजेशन का वर्ड भी आया ना तो आपको पता हो कि वो पोटाशियम के बाहर जाने की वजह से होता है। दिस इज़ दैट। और उसके बाद आ जाता है कि अब ये पोटाशियम मैसिवली बाहर जाएगा तो आपके पास स्लो जो है ना डिलेड रेक्टिफायर पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे, उसकी वजह से होता है, ठीक है। और जो कैल्शियम चैनल ऊपर खुले थे ना फ़ेज़ टू में, वो अब बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ़ेज़ फोर। फ़ेज़ फोर ये देखिए जैसे आपको ग्राफ में शो हो रहा है, ये क्या है, इसमें आपके पास वापस से उसी रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल -85 मिली वोल्ट पे पहुंच गया है जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज फ़ेज़ फोर रेस्टिंग पोटेंशियल। और ये जो है वो कैसे ये कब होता है, जब आपके पास पोटाशियम चैनल्स की वजह से ये भी आता है, ठीक है। तो हाई पोटाशियम परमेबिलिटी जब होती है ना थ्रू द पोटाशियम चैनल, तब आपके पास रेस्टिंग पोटेंशियल आ जाता होता है, ठीक है। अब आपके पास ये पता होना चाहिए कि आपका इसका डिफरेंस क्या है स्केलेटल मसल्स के थ्रू। ये कार्डियक मसल का और स्केलेटल मसल का क्या फ़र्क है। कार्डियक मसल के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसके अंदर प्लेट्यू फेज होता है, जैसे कि मैंने बताया, नंबर वन। नंबर टू इज़ कैल्शियम इनफ्लक्स, बाहर से जो ईसीएफ है ना वहाँ से कैल्शियम इनफ्लक्स होता है, ये भी हमें पता चल गया है थ्रू टू थिंग्स। एक तो ऑलरेडी सार्कोप्लाज्म में जो स्टोर होता है वो निकलता है, दूसरा कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है कि कार्डियक में गैप जंक्शन होते हैं। तो ये प्लेट्यू, तीन चीज़ें कौन कौन सी होगी, प्लेट्यू फेज, इनफ्लक्स कैल्शियम का और गैप जंक्शन, ये तीनों चीज़ें जो है ना स्केलेटल मसल से इसको डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, ये सारे के सारे कार्डियक जो मायोसाइट्स होते हैं उन सब में होते हैं एक्सेप्ट दोज जो कि बेसिकली लोकेटेड इन दी एसए नोड एंड एबी नोड, ठीक है। अब एसए नोड एबी नोड का एक्शन पोटेंशियल बहुत फ़र्क होता है, जो हम जो है ना वो नीचे पढ़ने लगे हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, विच इज़ पेस मेकर। जो हमारा एसए नोड और एबी नोड है ना वो पेस मेकर है, हमें पता है वो ईसीजी वगैरह उससे जनरेट होती है। तो अब इसका जो एक्शन पोटेंशियल है ना हम इसके बारे में जो है वो पढ़ने लगे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास ये ग्राफ है इसका, ठीक है। इसमें हम ऊपर वाला मैंने जीरो से स्टार्ट किया था ना, 0 1 2 3 एंड 4 विच वॉज आरएमपी। अब ये उधर फेज फोर से स्टार्ट होएगा इसका, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह करके जो आपके पास एक हल्का सा स्ट्रोक सा आया है ना, ये फेज फोर है, ठीक है। अब ये फेज़ फोर है, ठीक है। उसके बाद फेज़ ज़ीरो होता है, उसके बाद फेज़ नीचे की तरफ जाता है, थ्री होता है,
ठीक है। इसमें 1 और 2 एब्सेंट होते हैं फेजेस, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हम इसको भी तरतीब से पढ़ेंगे तो हमें पहले उसको भी फेज़ 0 से स्टार्ट किया था, तो ये फेज़ 0 आ जाता है। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ ICA यानी कैल्शियम चैनल, कौन से वाले L टाइप कैल्शियम चैनल इसमें ओपन हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पे चीज़ रीच करती है तो आपके पास फेज़ 0 जनरेट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, अपस्ट्रोक इसमें आया। अब ये अपस्ट्रोक किस चीज़ की वजह से है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स की वजह से ये आता है। ठीक है। अब ऊपर क्या था, ऊपर ये था कि जो पहला वाला फेज़ 0 था ना वो सोडियम चैनल्स की ओपनिंग की वजह से हुआ था, डीपोलराइजेशन। अब यहाँ पे फेज़ 0 जो होता है ना वो कैल्शियम चैनल्स की वजह से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। यहाँ पे जो अपने सोडियम थे ना वो तो पक्का पक्का परमानेंटली इनएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेस नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है और उसकी वजह से स्लो कंडक्शन वेलोसिटी हो जाती है, जो कि बेसिकली AV नोड यूज़ करते हैं टू प्रोलॉन्ग द ट्रांसमिशन फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आपको मैंने बता दी इंपॉर्टेंट बात कि ऊपर फेज़ 0 में क्या था, सोडियम चैनल ओपन हुए थे, इधर फेज़ 0 में क्या है, कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं 1 और 2, ज़ाहिर है यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि दे आर टोटली एब्सेंट फेजेस। फिर फेज़ 3 की बात करें तो पहले अगर डीपोलराइजेशन हुई है तो अब क्या होगी, रीपोलराइजेशन होगी। ठीक है। अच्छा, अब जो रीपोलराइजेशन होती है ना वो किस वजह से होती है, वो पोटेशियम चैनल्स की वजह से होती है। तो वो भी इसमें सेम है। ठीक है, कि ऊपर वाले जो कैल्शियम खुले थे वो बंद हो गए चैनल्स और अब जो है वो पोटेशियम चैनल्स ओपन एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, उसकी वजह से पोटेशियम इफ्लक्स हुआ बाहर की तरफ। अब आ जाता है लास्ट में फेज़ 4, जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला आ जाता है। ठीक है, जो ये बेसिकली इसके बाद से ये अब स्टार्ट होने वाला है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको फेज़ 4 कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी स्पॉन्टेनियस होता है और बाकी ये डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन इसमें होती है। ठीक है। अब डीपोलराइजेशन सोडियम चैनल्स की वजह से होती है। अभी तक इसमें सोडियम का कहीं रोल नहीं आया ना चैनल्स का, तो अब फिर फेज़ 4 में इसका रोल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अभी IF फनी सोडियम चैनल्स इसको हम लोग कहते हैं। और इसमें असल में मिक्स टाइप चीज़ आ रही होती है कि फ़नी जो है ना आपके पास सोडियम और पोटेशियम दोनों चैनल्स और उसके अलावा कैल्शियम की जो है ना T टाइप चैनल्स। ऊपर मैंने क्या बताया था, L टाइप, यहाँ पे कौन से होते हैं, T टाइप। ये MCQ है। ठीक है। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट इज़ कि आपके पास ये बताया जा रहा है कि आपके पास फ़नी करंट जो होता है ना IF सोडियम चैनल्स, उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है। फिर दीज चैनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो मिक्स्ड सोडियम इनवर्ड एंड पोटेशियम आउटवर्ड करंट। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद ये कि the different from the sodium channels which were in the phase 0 of ventricular action potential, ऊपर वाले में मसल में। ठीक है, उससे ये डिफरेंट होते हैं चैनल्स। इसका नाम भी फ़नी है। ठीक है, इसीलिए कि ये मिक्स किस्म की एंट्री करते हैं, सोडियम को अंदर पोटेशियम को बाहर। अकाउंट्स फॉर ऑटोमेटिसिटी ऑफ द SA नोड एंड AB नोड, यही फेज़ जो है ना ऑटोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पूछा जाता होता है कि कौन सा फेज़ जो होता है SA नोड AB नोड वाले एक्शन पोटेंशियल्स में जो बेसिकली उसकी ऑटोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो बेसिकली ये फेज़ 4 होता है जिसके ऑटोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके अलावा द स्लोप जो इसका एक बनता है ना ऐसे नोड का, वो उसका डिटरमिन करता है हार्ट रेट। ये जो स्लोप सा बना है ये इसका डिटरमिन करता है हार्ट रेट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये कि आपके पास एसिटाइलकोलिन या एडिनोसिन जो होता है ना वो क्या करती हैं, ज़ाहिर है एसिटाइलकोलिन हमारे पास हमें पता है पैरासिम्पैथेटिक है जो आपके पास हार्ट रेट की स्लो करता है। ठीक है, एडिनोसिन भी स्लो करता है जो हम देते हैं बेसिकली एस सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज में। अच्छा, ये स्लो करता है रेट ऑफ डीपोलराइजेशन को, इसकी वजह से हार्ट रेट भी स्लो करता है, ये भी हमें बात ऑलरेडी पता है। ठीक है, जो कैटेकोलामीन्स हमेशा हार्ट को तेज तेज पंप कराते हैं, हार्ट रेट तेज कराते हैं, तो इसलिए ये बता दिया गया। फिर जो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीजेज द चांसेस दैट IF चैनल्स आर ओपन एंड दस इंक्रीज हार्ट रेट। वही बात रिपीट हो रही है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ याद रखना है ऑटोमेटिसिटी और जो हार्ट रेट का तेज़ होना है, ये चीज़ें जो है वो फेज़ 4 पे डिपेंड करती हैं ऑफ द SA नोड AB नोड का एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो हमने मसल की बात की, हमने कार्डियक मसल का एक्शन पोटेंशियल ऊपर पढ़ा है। ठीक है, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये जितनी जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ना, बस ये जल्दी से पढ़ने तो आपको याद हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम जो है ना वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती थी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो है ना वो पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि कंडक्शन पाथवे में पता है कि पहले ऐसे नोड आता है, उसके बाद एट्रिया होता है। ठीक है, ये ऐसे नोड है, इसके बाद यहाँ ये पूरा एट्रिया है ना, ऐसे नोड से यहाँ पे आया AV नोड तक, ये 3 किस्म के इंटरनोडल पाथवेज हैं। ठीक है, फिर इस AV नोड से नीचे आता है एज अ बंडल ब्रांच। ठीक है, बिटवीन द 2 वेंट्रिकल्स, उसके बाद नीचे ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, वो फिर आपके पास फर्दर आगे परकंजी फाइबर्स बना देते होते हैं जो आपके मसल के ईच एंड एवरी फाइबर को जाके इनोवेट करता है। अच्छा, उसके अलावा आपको बताना चाहिए कि राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस जो बनी है, ठीक है, वो आगे से परकंजी फाइबर्स में गई और परकंजी फाइबर्स ने ये जैसे वेंट्रिकल्स को किया सप्लाई, तो जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है ना वो डिवाइड कर जाती है इंटू लेफ्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फैसिकल। सिंपल, ये जो लेफ्ट साइड की बंडल ब्रांच होती है ना वो 2 किस्म के फैसिकल्स बना देती है, जैसे कि ये बताया, ये एंटीरियर है और ये पीछे पोस्टीरियर वाला, ये लेफ्ट साइड पे हो रहा है। ठीक है, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर 2 फैसिकल्स बना देती है। बस ये एक छोटी सी बात बाकी है कि जो ऐसे नोड होता है ना
उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो लोकेटेड कहाँ पे होता है। वो आपके पास अपर बॉर्डर ऑफ दी और अपर पार्ट ऑफ दी क्रिस्टा टर्मिनालिस नियर दी सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग। यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा भी खुल रहा है ना, ये ऊपर से ये देख रहे हो, उसी के करीब पड़ा होता है, क्रिस्टा टर्मिनालिस के अपर पार्ट पे पड़ा होता है। और ये एमसीक्यू है, पेस मेकर इनहेरेंट डोमिनेंस विद स्लो फेज ऑफ द अप स्ट्रोक। ये वही जो हमने पहले बताई है ऑटोमेटिसिटी, उसकी वजह स्लो फेज ऑफ अप स्ट्रोक जो फेज 4 नहीं था उसके बारे में बात हो रही है। फिर एवी नोड कहाँ होता है, वो लोकेट होता है इन द इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों के बीच में जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है वहाँ पे नियर द कोरोनरी साइनस ओपनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्लू कलर का ना एक कोरोनरी साइनस एक गोल सा होता है जहाँ पे सारी की सारी वेन्स ऑफ द हार्ट ड्रेन करती हैं, उसके करीब ना एवी नोड पड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके अलावा ये कि सिंपल ये याद रखो कि इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी से। मैं पहले ही अपने एनाटॉमी के लेक्चर में बता चुकी हूँ। इसके अलावा 100 मिली सेकेंड्स का डिले जो है वो अलाउ करता है टाइम फॉर द वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, ये एमसीक्यू है। इसके अलावा जो है वो ये कि हमें ये बताया गया है कि जो पेस मेकर के जो रेट्स होते हैं ना उनके बारे में एमसीक्यू आता है, और स्पीड ऑफ कंडक्शन के बारे में एमसीक्यू आता है। रेट तो हमें पता है भाई, एससी नोट का सबसे ज़्यादा रेट है 100। ठीक है, फिर एवी नोट का थोड़ा 60, फिर आस्ता आस्ता कम हो जाता है, फिर बंडल ऑफ इसका, फिर परकंजी का, फिर वेंट्रिकल्स का। यानी जो तरतीब होती है ना कंडक्शन की, वही रेट्स बेसिकली फास्टर इसी तरह से होते हैं। ठीक है, अच्छा जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कितनी स्पीड किसकी ज़्यादा है, वो सबसे आखिरी वाले की, यानी कि जो परकंजी फाइबर था ना उसकी और बंडल ऑफ इन दोनों की स्पीड ज़रा बराबर है। उसके बाद हमारे एट्रियाज आ जाते हैं, उसके बाद हमारा वेंट्रिकल आता है, उसके बाद जाके हमारा एवी नोड आता है। ठीक है, तो ये जो है ना आपने याद करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। ठीक हो गया। देन कम्स हमारे पास जो है ना वो जो वेव्स जनरेट होती हैं उनकी बात करते हैं ECG के ऊपर। ठीक हो गया, ये क्या है भाई, पी वेव सबसे पहले होती है। ठीक है, पी वेव जनरेट होती है वो एट्रिया की डिपोलराइजेशन की वजह से। ये दिख रहा है आपको, ये एक पी वेव आ रही है। ठीक है, ये एट्रिया की डिपोलराइजेशन की वजह से होती है। फिर एक पी से लेकर आर तक का एक इंटरवल सा बनता है। ठीक है, वो क्या होता है, दैट इज बेसिकली द टाइम जो कि स्टार्ट ऑफ एट्रिया की डिपोलराइजेशन टू द स्टार्ट ऑफ एंड, दोनों की स्टार्ट। ठीक है, दोनों की डिपोलराइजेशन जो है ना उनके स्टार्ट। और इसका नॉर्मल आपको पता होना चाहिए 120 to 200 मिली सेकेंड्स होता है इसका नॉर्मल इंटरवल ना। अच्छा, उसके बाद ये देखो QRS, QRS कॉम्प्लेक्स जो वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन की शो करता है, और ये नॉर्मली बंदे के अंदर 100 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों की वो याद होगी रेंजेस। अच्छा, फिर आ जाते हैं Q से लेकर T तक का इंटरवल। ठीक है, वो क्या किसको शो करता है, वो भी वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन ही होती है बेसिकली, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, एंड फिर वेंट्रिकल थोड़ा थोड़ा रिपोलराइज भी वहाँ से होना स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास आखिर में आ जाती है ये वाली, दिस वन इज बेसिकली द टी वेव, जो कि वेंट्रिकल्स की रिपोलराइजेशन को शो करती है। ठीक है, अब ये जब इन्वर्ट आती है ना, यानी ये अभी ऊपर की तरफ है ना, अब जब ये नीचे की तरफ इन्वर्जन आएगी तो उसका मतलब होगा कि इस्कीमिया हुआ है या फिर रीसेंट MI हुआ है बंदे को। इस्कीमिया हुआ है, ठीक है, MI हुआ है, रीसेंट MI हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है। राइट, देन देयर कम्स अ J पॉइंट, दिस वन, ये जो S वेव के बिल्कुल ख़त्म होती है साथ ही स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ पे इसको J पॉइंट कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि QRS तो देखो नज़र भी आ रही है कि एंड हो चुकी है, और ST सेगमेंट, इस सेगमेंट को ST सेगमेंट कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो FCPS के एग्जाम होते हैं इसमें ST सेगमेंट का बहुत पूछा जाता है कि ये वो टाइम है जिसमें बेसिकली आपकी कंप्लीट हो जाती है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और यही वो टाइम है ST सेगमेंट वाला जहाँ पे प्लेट्यू फेज आता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। तो ये MCQ पूछा जाता होता है। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है, ये बताया ना मैंने J पॉइंट क्या है, बेसिकली QRS एंड हुआ है और ST सेगमेंट स्टार्ट हुआ है, वो वाले पॉइंट को J पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है U वेव। U वेव आपके पास प्रोमिनेंट होती है जब पोटाशियम की कम हो ब्लड में। ठीक है, यानी कि आपके पास हाइपोकैलेमिया हो, ठीक है, और ब्रेडिकार्डिया हुआ हो। तो मैंने इस तरह याद किया हुआ था कि जब हाइपरकैलेमिया होता है ना, पोटाशियम ज़्यादा होता है ब्लड में, तब तो हमें पता है टॉल टेंटेड टी वेव्स आ रही होती हैं। लेकिन जो U वेव होती है ना, एक एक्स्ट्रा वेव, वो तब आती है जब आपके पास पोटाशियम कम होता है ब्लड में, यानी हाइपोकैलेमिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो MCQ है। ठीक है, अभी हम लोग जो है ना यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।